स्क्रीन शो हो रही है? ओके। सर मैं भी आपकी बोल आवाज नहीं नहीं आ रहा। रही। मैंने सिर्फ होम पे चेंज किया इसलिए। अभी मैं बोल नहीं रहा। तो हमने एलिमेंटर को सीख लिया, एलिमेंटर प्रो भी देख लिया। अभी आपको मैंने लास्ट क्लास में एन्वेटो एलिमेंट्स का भी बताया था कि एन्वेटो एलिमेंट्स से पूरी वेबसाइट कैसे बनती है। अभी एक चीज और है कि प्लगइन्स की हेल्प से और थीम्स की हेल्प से कोई फंक्शनैलिटी हमने बनानी हो या किसी वेबसाइट पे लगानी हो, वो कैसे लगती है। बनानी तो नहीं कह सकता, लेकिन लगानी जरूर इसमें कह सकते हैं कि भाई कोई वेब फंक्शनैलिटी लगानी है। मतलब कि वेबसाइट अगर पहले की बनी हुई है क्लाइंट की, क्लाइंट चाहता है कि भाई मेरी वेबसाइट में ये वाला ऑप्शन भी होना चाहिए जो कि पहले से नहीं है। ठीक है। कोई ऐसा ऑप्शन, कोई ऐसा फीचर उसको चाहिए जो उसकी वेबसाइट में पहले से नहीं है, लेकिन उसकी वेबसाइट पूरी रेडी है। वो उसको खत्म करके दोबारा से नहीं बनवाना चाहता। वो अपना डिजाइन चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ एक फीचर चाहता है। एक एक्स्ट्रा फीचर उसको चाहिए। तो आपको वो काम किसी प्लगइन की हेल्प से करना पड़ता है। चलें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक पूरी बनी हुई वेबसाइट है। ये फिलहाल तो बनी हुई नहीं है, लेकिन वालेकुम सलाम। लेकिन ये आपने ऐसा समझ लेना कि ये एक पूरी बनी बनी बनाई वेबसाइट है क्लाइंट की। और क्लाइंट चाहता है कि मेरी वेबसाइट में एक ऐसा फीचर हो जहाँ पे जॉब्स पोस्ट होती हूँ। जैसे जॉब्स के लिए वेबसाइट होती है ना, जहाँ पे जॉब्स पोस्ट होती हैं। कोई यूजर आके जॉब अपनी पोस्ट करता है, और फिर जो बाकी यूजर्स होते हैं उस पर अप्लाई करते हैं। जैसे पाकिस्तान में रोजी डॉट पी के है और इंडीड डॉट कॉम है। तो इस तरह के मतलब कि जो जॉब्स के लिए, या फिर बल्कि इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। क्लाइंट चाहता है कि उसकी वेबसाइट में प्रॉपर्टीज भी सेल होती हैं। प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के लिए हम वो कॉमर्स तो यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टीज कौन सा कोई ऑनलाइन जाके चेकआउट पे जाके अपना पेमेंट कर देगा और वो ऑनलाइन परचेज कर लेगा। जो प्रॉपर्टीज होती हैं, आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है सर। ये एक मैसेज आया था ना, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये अलग चीज है। इनको कोई ऑनलाइन बैठ के अपना पेमेंट करके परचेज नहीं करता, या फिर कोई कैश ऑन डिलीवरी पे परचेज नहीं करता। आपको पता है कि जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं ये लोग आपस में मिलके फेस टू फेस उसको देखते हैं, उसको मतलब कि अच्छा खासा इसमें टाइम लग जाता है एक प्रॉपर्टी परचेज होने में या सेल होने में। और उनमें फीचर्स भी अलग होते हैं। प्रोडक्ट्स में तो होता है ना, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी और टाइटल लिख दिया, प्राइस लिख दी। इसमें होता है कि प्राइस भी लिखनी होती है, उसमें कितने रूम्स हैं, उसमें ये रेंट के लिए है या सेल के लिए है, इसमें कितने बेडरूम्स हैं, कितने अपार्टमेंट्स हैं, कितने, इसका एरिया कितना है और किस जगह पे है। सारा कुछ इसमें एंटर करना पड़ता है प्रॉपर्टीज में, है सही है ना। इसको इसलिए हम वो कॉमर्स यूज नहीं कर सकते। वैसे मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने वो कॉमर्स आपको करवाया था कि नहीं करवाया था। वो कॉमर्स हमने सर किया था कराया या? था। अच्छा किया था ठीक हो सर गया। फिर पहले। ठीक है।
तो इस तरह की जो फंक्शनैलिटीज होती है ना, ये हमें किसी प्लगइन की हेल्प से लगानी पड़ती हैं। जैसे क्लाइंट जो भी बोल देता है, क्योंकि क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि क्लाइंट ने बोला है कि मेरी वेबसाइट पे प्रॉपर्टीज भी सेल होनी चाहिए। किसी जगह पे प्रॉपर्टीज का सेक्शन हो जहाँ पे लोग आके प्रॉपर्टीज देख सकें। तो ये हम किसी प्लगइन की हेल्प से पहले करते हैं। बाद में जब हम थोड़ा आगे जाएंगे तब हम यही चीज खुद भी कर रहे होंगे, खुद बना रहे होंगे। लेकिन फिलहाल प्लगइन्स की हेल्प से करते हैं। तो मैं प्लगइन्स में जाता हूँ, ऐड न्यू। और यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टीज के लिए कोई प्लगइन सर्च करना है। अब मुझे नहीं पता प्रॉपर्टीज के लिए कौन सा प्लगइन है, तो आपको भी नहीं पता। तो इसके लिए आप गूगल यूज कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज के लिए वर्डप्रेस का बेस्ट प्लगइन कौन सा है प्रॉपर्टी लिस्टिंग के लिए। तो आप गूगल सर्च करके भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इधर सर्च कर लें। इधर से अगर निकल आया तो ठीक है। तो ये काफी सारे प्लगइन्स निकले हैं, इजी प्रॉपर्टी लिस्टिंग। तो मैं इनमें से अपनी पसंद का कोई प्लगइन देख लेता हूँ। तो फिलहाल तो मुझे यही ठीक लग रहा है। इसके रिव्यूज भी ज्यादा हैं और जो इंस्टॉलेशन है ये भी ज्यादा है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अभी इसको एक्टिवेट करते हैं। सर ये पेमेंट के लिए प्लगइन? नहीं, पेमेंट के लिए नहीं है, ये प्रॉपर्टीज के लिए। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दी ना कि क्लाइंट चाहता है कि उसकी वेबसाइट पे प्रॉपर्टीज भी सेल हो, तो मैंने प्रॉपर्टी के लिए प्लगइन किया। अगर क्लाइंट चाहता है कि मेरी वेबसाइट पे कोई जॉब्स वगैरह वाला फीचर हो, तो लोग आके जॉब्स पे अप्लाई कर सकें, तो मैं उसके लिए एक कोई प्लगइन सर्च करूंगा। सर्च करने के लिए मैं ये वर्डप्रेस का अपना भी यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं गूगल भी कर सकता हूँ कि भाई इस काम के लिए वर्डप्रेस का बेस्ट प्लगइन कौन सा है। ठीक है। ओके सर। तो अभी क्योंकि मैंने एग्जांपल ली थी प्रॉपर्टी की, तो इसलिए मैंने प्रॉपर्टी वाला ये प्लगइन किया। आपने जब इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, तब आपने ये प्रॉपर्टी वाला नहीं करना। आपने कुछ और अपने माइंड में रखे कि अगर कोई वेबसाइट आपके माइंड में आ रही है ना, कि उस वेबसाइट में, जो भी वेबसाइट आप ज्यादा यूज करती हैं, उस वेबसाइट में ये वाला फीचर है। तो ये वाला फीचर अगर मैंने अपनी वेबसाइट में लगाना हो, तो मैं कैसे लगाऊंगा? आप इसके बारे में जरा अपने माइंड में खुद ही लाना है ये चीज। फिर उसके बारे में गूगल पे सर्च करना है कि भाई कौन सा प्लगइन इसके लिए बेस्ट है। तो आपने उसके हिसाब से वो फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट में लगा लेनी है। मतलब सेम टू सेम यही काम नहीं करना। तो ये मैंने एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने से ये एक दो फीचर न्यू आ गए हैं। एक ये फीचर न्यू आ गया है, एक ये भी न्यू आ गया है। तो इधर इधर देखता हूँ क्या है। मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने ये प्लगइन यूज नहीं किया हुआ है। शायद किया हो, मुझे इसके नाम से शायद अंदाजा हो रहा है कि मैंने काफी साल पहले इसको यूज किया था। क्योंकि आजकल मैं ऐसे प्लगइन्स यूज नहीं करता। तो इस देखता हूँ क्या है इसमें। इधर मैंने इसमें होवर किया तो इसके अंदर कुछ फीचर आ रहे हैं सेटिंग्स का, कॉन्टेक्ट्स का, रिपोर्ट्स, एड ऑन। बस इसमें कोई खास चीजें नहीं है, सिर्फ सेटिंग वगैरह के लिए ये मुझे हेल्प करेगा। ये प्रॉपर्टी असल चीज यही है मेरे ख्याल से। यही है। देखिए इसमें ऑल लिस्टिंग, एड न्यू, और मैंने प्रॉपर्टी लिस्ट करनी है अपनी वेबसाइट पे। इधर अभी फिलहाल कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही क्योंकि मैंने कोई ऐड नहीं की। तो मैं कोई न्यू प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ। अच्छा, ये देखें इसमें काफी ज्यादा फीचर्स आ रहे हैं। तो इधर मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। ब्यूटीफुल हाउस इन पर सेल, चलो मैंने एम ही लिख दिया, ठीक है। इधर मैं कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर सकता हूँ जो भी मैं लिखना चाहूँ, ठीक है। तो वो ऐड करने के बाद अभी बाकी इसमें जो मेन चीज़ है वो बाकी फीचर्स हैं जो कि इसमें आ रहे हैं। जैसे कि हेडिंग आपने क्या देनी है उसकी, तो हेडिंग में यही दे देता हूँ।
आगे लिस्टिंग एजेंट्स, ऑफिस आईडी। ऑफिस आईडी मुझे नहीं पता ये कौन सी ऑफिस आईडी मांग रहे हैं। लिस्टिंग एजेंट। इसका मतलब है कि कुछ ये ऑनर इसका कौन है, कौन सा एजेंट इसको सेल कर रहा है। तो सेकंड एजेंट, ना कोई फर्स्ट एजेंट है ना कोई सेकंड एजेंट है, मैंने ये डायरेक्टली सेल के लिए लगाना चाहता हूँ। मैं इसको पहले टेस्ट करूँ, हर प्लगइन की सेटिंग्स अलग होंगी। जैसे हमने कस्टमाइज को देखा था ना, थीम का कस्टमाइज जो था, उसमें कस्टमाइज हर थीम का चेंज हो रहा था। इसमें भी हर प्लगइन की सेटिंग्स अलग होंगी। तो आपने इसको डायनामिकली थोड़ा समझना है कि हर प्लगइन अपने हिसाब से होगा, उसमें अपनी सेटिंग्स होंगी। तो प्रॉपर्टी स्टेटस ऑफ मार्केट है, विथड्रॉन है या सोल्ड है। तो मैं इसको लगा देता हूँ ऑफ मार्केट है। डेट लिस्टेड डेट में कोई लगा देता हूँ, आज की लगा देता हूँ। अथॉरिटी ऑप्शन पे है, मल्टी लिस्ट है, कंजक्शनल है, ओपन है, सेल। इसमें फालतू के फीचर्स दिए हुए हैं। अच्छा, ये एक मेन चीज आ रही है कि ये जो मैं सेल करना चाह रहा हूँ प्रॉपर्टी, ये कौन सी है, ये कोई हाउस है, ये यूनिट है, ये कोई टाउन हाउस है, कोई विला है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, या कोई स्टूडियो है या वेयर हाउस है। तो मैंने क्योंकि हाउस, तो मैं हाउस सेल करना चाह रहा हूँ, मैंने हाउस लिख दिया। और आगे इसमें क्या फीचर्स हैं कि ये देखें, बेडरूम्स का आ रहा है, बाथरूम्स कितने हैं, एरिया कितना है, और लैंड यूनिट कितना है स्क्वायर में, क्या जो भी चीज, टॉयलेट कितनी है, बाकी जितनी चीजें आप एंटर करना चाहें उतनी कर सकते हैं। तो मैं इधर बेडरूम्स में एंटर करता हूँ कि 4 बेडरूम्स हैं और 6 बाथरूम्स हैं, ठीक है। लैंड एरिया में लिख देता हूँ, मुझे एरियाज का कुछ खास पता नहीं है, कितने कितने स्क्वायर फीट होता है, तो मैं एम ही अपने से 440 मैंने लिख दिया। हम्म, 6 बाथरूम में तो टॉयलेट भी 6 ही होंगी। अच्छा, बिल्डिंग एरिया, बिल्डिंग एरिया तो इसको मैं एंटर ही नहीं करता। गैरेज, चलें एक गैरेज भी बना लेते हैं कि एक गैरेज भी है उसमें। कारपोर्ट, कोई ओपन पार्किंग स्पेसेस, रूम्स कितने हैं, तो इधर मैं कर लेता हूँ, टोटल 6 रूम्स हैं। अच्छा, किस साल में ये बनाया गया, इधर मैं एंटर कर लेता हूँ कि 2015 में। आगे कि ये न्यू कंस्ट्रक्शन है कि नया नया बना है, या कोई पूल है, सिक्योरिटी सिस्टम, एयर कंडीशनिंग, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। एयर कंडीशनिंग है, सिक्योरिटी सिस्टम भी है, और मतलब कि जो भी आप लगाना चाहें, मैं वैसे इस फीचर को, अगर प्लगइन की सेटिंग पसंद ना आए, चेंज कर चाहें तो किस तरह। देखिए, जो सेटिंग आपको पसंद नहीं आ रही ना, तो आप उसको नहीं भी, आप उसको इंटर ही ना करें। ये जो चीजें मैं एंटर कर रहा हूँ ना, ये जरूरी नहीं है, अपनी अपनी मर्जी की। जैसे कि हम वो कॉमर्स भी इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें हमने कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना होता है, तो उसमें भी हजारों फीचर्स आते हैं, लेकिन हम सिर्फ उस फीचर्स को यूज करते हैं जो कि हमारे काम की हैं। मतलब कि हम सिर्फ यूज करते हैं उसके टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, प्राइस को और इमेजेस को, बस। और उसके अलावा हम बाकी चीजें यूज करते ही नहीं है। उसमें तो वेरिएशन का फीचर होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, और पता नहीं क्या क्या उसमें चीजें आ रही होती हैं, लेकिन हम सिर्फ अपनी पसंद की चीजें निकालते हैं, बस। जैसे कि इधर मैंने अपनी पसंद की कुछ जो भी ये जरूरी था, सिर्फ मैंने वो चीजें एंटर की, बाकी चीजें देखी मैंने खाली छोड़ दी हैं। अच्छा, एडिशनल फीचर में वुड पैनल बिल्डर और एक्सटर्नल बालकनी है। चलें बालकनी बना देते हैं कि बालकनी भी है, कोर्टयार्ड है, और अच्छा। अच्छा, इधर कोई फाइल्स एंड लिंक्स की, अगर आपने कोई वीडियो बनाई हुई है अपने घर की, तो वो इधर एंटर कर दें उसका लिंक, या फिर कोई और लिंक आपने ऐड करना है, तो ये वो सारी चीजें हैं ना, पिक्चर्स वगैरह। देखिए इधर फ्लोर प्लान और इधर
इमेजेस वगैरह ऐड करने के लिए है ये। इधर हमें देखें प्रॉपर्टी का एड्रेस आ रहा है, या आपने इधर उसका एड्रेस एंटर करना है, तो इधर कोई भी एड्रेस एंटर कर देता हूँ। तो मैंने एम कोई एड्रेस है ना, वो मैंने एंटर कर दिया। कंट्री पाकिस्तान। अच्छा चलो, ये चीजें मैंने एंटर कर दी है। इसकी प्राइस में एंटर कर देता हूँ कि इसकी प्राइस है 5 करोड़। और प्राइस टेक्स्ट PKR। अच्छा, सेल प्राइस, सेल प्राइस में मैं यही एंटर कर देता हूँ। चलिए इसको मैं पब्लिश करता हूँ बिना किसी फोटोज के। मैंने इसके ऊपर कोई फोटोज नहीं लगाई। तो अभी मैं इसको व्यू करता हूँ अपनी लिस्टिंग को, तो ये किस तरह की शो हो रही है मुझे खुद नहीं पता, ये किस तरह की शो होगी। देखें ये इस तरह की शो हो रही है कि ये हमारी कोई लिस्टिंग है। इधर लिखा आ रहा है, ये उसका एड्रेस है। इसमें लिखा रहा है 4 इसमें बेडरूम्स हैं, 6 इसमें वॉशरूम्स हैं, और एक गैरेज है। साथ में कुछ और डिस्क्रिप्शन वगैरह आ रही है। ये ब्यूटीफुल हाउस इन हाउस इस्लाम, ये उसके फीचर्स आ रहे हैं। मतलब इस तरह ये एक लिस्टिंग आ गई। इस तरह हम 2-3 लिस्टिंग जितनी भी हम करना चाहें उतनी हम कर सकते हैं। तो मैं आपको और लिस्टिंग दिखाता हूँ कि इसमें और क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं। इसके एक तो आ गई है ये। इस तरह 10, 15, 20, 30 जितनी भी हम करना चाहें वो सारी इधर आ जाएंगी। मेन चीज जो बताने की है वो ये है कि प्लगइन सारे डिफरेंट होंगे। एक्टिवेट करने के बाद अगर हम वो प्लगइन रिमूव करना चाहें तो किस तरह होंगे। एक्टिवेट करने के बाद अगर वही प्लगइन को अपने रिमूव करना है तो उसको पहले डीएक्टिवेट करना होगा। डीएक्टिवेट करने के बाद वो डिलीट होगा। ये जो हम प्लगइन्स के साथ खेल रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना जरूरी भी है। और जो लोग एडवांस तक जाएंगे ना उनको इस काम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने फीचर्स के साथ झंझट में पड़ने की। ये थोड़ा इजी है, मतलब कि जो एडवांस नहीं सीखना चाहते वो इधर तक, मतलब कि इधर ही प्लगइन्स के साथ खेल के, थीम्स के साथ खेल के अपनी पसंद की फंक्शनैलिटी बना लेंगे। जो लोग एडवांस तक जाएंगे उनको प्लगइन्स की जरूरत कम पड़ेगी, पड़ेगी सही लेकिन कम जरूरत पड़ेगी उनको। मैं फिर से प्लगइन्स में जाता हूँ, इसको मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। मुझे पसंद नहीं आया ये। तो मैं ये वाला एक ट्राई करके देख देख लेता हूँ। सर एक चीज प्रॉपर्टी हाई। पूछनी है सर। जी पूछे। सर जो सर तकरीबन ये सर फ्री वाला जो वर्डप्रेस है सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर देता है सर। इन लोगों ने सर पेड वाला भी बनाया हुआ है, फिर पेड वाले क्यों खरीदते हैं लोग? यहाँ पे तो सब कुछ तकरीबन हो ही जाता है। क्या मतलब समझ नहीं आया? पेड़ वाला वर्डप्रेस बनाया हुआ है? जी जी, वर्डप्रेस सर पेड वाला भी है ना, एक फ्री वाला है एक पेड वाला भी है। नहीं, उसमें वो दोनों में फर्क है ना। आपको मैंने ये स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, वर्डप्रेस दो हैं।
एक wordpress.com है और एक wordpress.org है। ये जो हम यूज कर रहे हैं ना, जी सर, .com हम्म, ये ORG है सर। ये गलत हुआ है। वर्डप्रेस, हाँ ये wordpress.org है। वो जो पेड वाला है ना, वो wordpress.com है। उसमें फर्क, वो हम यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि जी सर। उसमें लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं। उसमें एक तो सबसे जो बड़ा मसला है ना, उसमें हम कोई कस्टम थीम इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कस्टम प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर सकते, हम उसकी फाइल्स में एडिटिंग नहीं कर सकते, हम उसमें कोई अपना कस्टम कोड नहीं लगा सकते। उसमें और भी काफी ज्यादा लिमिटेशंस है, इसलिए हम वो यूज ही नहीं करते। उसमें फायदा क्या है, अच्छा, मतलब उसमें सारी फायदा ये चीज। है कि उसमें जो होस्टिंग है ना, वो वर्डप्रेस की अपनी होती है। हमें सिर्फ पे करना होता है उनको, तो होस्टिंग वो लिख देते हैं सब कुछ, वो हमें पूरे पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे देते हैं। इसमें होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, और डोमेन तो उसमें भी परचेज करनी पड़ती है, इसमें भी करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो पेड वाला वर्डप्रेस है ना, wordpress.com, उसमें हमें डोमेन परचेज नहीं करनी पड़ती। डायरेक्टली वर्डप्रेस से जब हम वर्डप्रेस परचेज करते हैं, तो हमें होस्टिंग वो दे देता है साथ में, और डोमेन हम अपनी परचेज करते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा सर, अभी जो होस्टिंग हम परचेज करेंगे उसमें ये वर्डप्रेस होगा या अपनी तरफ से इंस्टॉल करेंगे? ए, जो हम होस्टिंग परचेज करते हैं ना किसी भी कंपनी से, जी। जैसे होस्टिंगर है या नेमचीप है या ब्लू होस्ट है या कोई भी है, तो जी सर। वो ना हमें सी पैनल देता है। अच्छा। ठीक है, तो मैं आपको ना दिखा देता हूँ, बल्कि किसी का सी पैनल अगर ओपन होता है तो। सी पैनल ना सबके डिफरेंट होते हैं, हर कंपनी के। मेरे ख्याल से ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताना ना, कि आपने जब काम करना होगा तब आपने तो ये क्यों, इसने मेरा आईपी ब्लॉक क्यों किया है। तो जब आप इधर जाके कोई होस्टिंग परचेज कर लेते हैं ना, होस्टिंग में जाके कोई भी होस्टिंग अपनी मर्जी की जो भी आपके लिए सूटेबल है, उसके बाद अपना अकाउंट आप लॉगिन करते हैं, तो वो आपको सी पैनल देते हैं, वर्डप्रेस नहीं देते डायरेक्ट। देखता हूँ अगर ये लॉगिन होता है तो। ये क्लाइंट का है तो लॉगिन हो गया है। तो देखें जब, ये देखें इसका सी पैनल थोड़ा अलग है। इसका ना सबके सी अलग अलग होंगे। सी पैनल मोस्टली तो एक ही तरह का होता है, जो कि पुराना एक, वो नेम चीप वाले वालों के पास अभी भी काफी पुराना पुराने वाला जो सी पैनल था। अभी सी पैनल थोड़े ना इजी उन्होंने कर दिए हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा मतलब कि सारे फीचर्स आपस में खिचड़ी बनी होती है। इसमें देखें सारा सारा कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। लॉग इन टू वर्डप्रेस, इधर मैं क्लिक करूंगा और मैं अपनी वेबसाइट में लॉग इन हो जाऊंगा। ठीक है, इजी। इधर माई साइट्स के जो भी मेरी वेबसाइट्स होंगी इस होस्टिंग के अंदर होस्ट हुई हुई, वो सारी इधर शो होंगी। जैसे इधर एक ही वेबसाइट शो हो रही है। ठीक है, इधर मैं क्लिक करके अपनी वेबसाइट को लॉग इन कर सकता हूँ। अच्छा सर, जितनी भी बनाएंगे वो इस पर यहाँ पर शो होंगी सारी? हाँ, जितनी वेबसाइट बनाए, जैसे अब एक मैं और वेबसाइट बनाऊँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऐड ऐड वेबसाइट, और एक और वेबसाइट बन जाएगी। तो एक दो फिर हो जाएंगी, फिर तीन चार पाँच छः, जितने भी हम बनाएंगे वो सारी छोड़ने लग जाएंगी। लेकिन ये जो आपको आपके सामने है ना सी पैनल, सी पैनल मोस्टली इस तरह के नहीं होते। ये जो सी पैनल है ये बहुत ज्यादा सिंपल है, और मुझे सबसे ज्यादा पसंद भी यही है, ब्लू होस्ट का। लेकिन जो मोस्टली सी पैनल्स होते हैं वो आपको किस तरह बताऊं। GoDaddy के बोलते हैं सर, सब अच्छे होते हैं, वेबसाइट है। जो ज्यादातर सी पैनल्स होते हैं ना, वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो किस तरह के होते हैं। वो नेम जिप नेम अकाउंट ही, नेम जिप को पता नहीं मसला क्या है, खुद ही अकाउंट लॉग आउट कर देता है। हाँ, तो ये मैं लॉग इन हो गया नेम जिप में, ये भी मेरे क्लाइंट का ही है। तो इसमें देखें ये ऑप्शन आ रहे हैं होस्टिंग लिस्ट, तो मैं होस्टिंग में जाता हूँ, और होस्टिंग में ये देखें ये लिखा रहा है गो टू सी पैनल। ठीक है, फिर मैं क्लिक करूंगा तो मैं सी पैनल में पहुंच जाऊंगा। तो अभी ये रीडायरेक्ट हो रहा है, तो थोड़ी देर में ये मुझे सी पैनल में ले जाएगा। ये देखें सी, ये होता है सी पैनल, ये आपके सामने लिखा भी आ रहा है सी पैनल। तो
इसमें ना काफी ज्यादा फीचर्स हैं, ये देखें cPanel में, कि क्रिएट अ ईमेल अकाउंट, अगर आपने कोई ईमेल अकाउंट बनाना हो, जैसे बिजनेस ईमेल होता है ना, बिजनेस ईमेल का आपको पता है, या मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपकी डोमेन है, जैसे जैसे मेरी ये डोमेन है webguru.com। ठीक है, तो ये मेरी एक डोमेन है webguru.com। तो इसका जो, अगर मैं ओके सर। बिजनेस ईमेल बनाता हूँ ना, तो बिजनेस ईमेल, बिजनेस वेबसाइट सबके होते हैं, हर वेबसाइट का, जो भी एक प्रोफेशनल वेबसाइट होगी ना, प्रोफेशनल वेबसाइट, उसका बिजनेस ईमेल लाजमी होगा। जैसे किस तरह के होते हैं, कि इधर सबसे पहले एट द रेट लग जाता है, और पीछे कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि बिजनेस ईमेल किसकी होगी सर, जिसकी वेबसाइट होगी या फिर क्लाइंट की होगी जो काम करेंगे वहाँ पर? ये जो बिजनेस ईमेल होता है ना, ये उसके ऊपर जो काम कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल उसका जो ओनर है, उसका होता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल जो जो वेबसाइट है ना, उसका भी मैंने ये बनाया हुआ है कि admin@webguru.com। तो ये वाला ईमेल ना मैं अपने किसी कांटेक्ट वाले पेज पे लगा देता हूँ, या फिर मैं इसको वैसे यूज कर लेता हूँ कि भाई किसी को मैं जब अपना ना ईमेल सेंड करूंगा, तो मैं उसको ये वाला ईमेल सेंड कर दूंगा, तो अगले के पास भी एक इंप्रेशन जाता है कि इसके पास बिजनेस ईमेल है। या फिर आपने कोई मेल देखे मुझे आपके पास आते हैं, तो वो ना इस तरह आते हैं, सपोर्ट एट आगे कुछ होता है कि support@facebook.com। ठीक है, या फिर सपोर्ट एट कोई, जो भी आप, जिसको भी आप सपोर्ट से कांटेक्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट से, तो इस तरह के आपके पास मेल आ रहे होते हैं। वो कोई gmail.com नहीं होता, वो कोई yahoo.com नहीं होता, वो कोई outlook.com नहीं होता, वो उनकी कस्टम डोमेन का एक बिजनेस ईमेल होता है। अच्छा सर, ये तो वर्डप्रेस में मेरे ख्याल से आता है सर, सपोर्ट। नहीं, सपोर्ट सिस्टम हर वेबसाइट का होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है, सपोर्ट सिस्टम का मतलब है कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस देना। अगर किसी को टेम्परेरी एक्सेस अच्छा। देनी हो cPanel या वर्डप्रेस एडमिन पैनल की, तो कैसे दें? टेम्परेरी एक्सेस आप सिंपली उसको वर्डप्रेस में यूजर बना दें, और जब उसका काम खत्म हो जाए तो यूजर उसका रिमूव कर दें। अच्छा, ओके सर, अच्छा, समझ आ गया। तो ये मैं इसके cPanel में पहुंच गया, यहाँ पे मैं उसका ईमेल बना, और देखिए काफी ज्यादा फीचर्स हैं जो कि आपको अभी आप देखोगे तो आपका सर सर्च कराने लग जाए। तो ये देखें, इसी में ना एक वर्डप्रेस का भी ऑप्शन आ रहा है, वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टिकुलस। ठीक है, और एक और चीज आ रही है, सॉफ्टिकुलस एप्स इंस्टॉलर, जिसमें वो वर्डप्रेस का फीचर नहीं आता ना किसी cPanel में, तो उसमें ये फीचर लाजमी आ रहा होता है कि हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, जब हम कोई थीम ले लेते हैं, जब हम कोई होस्टिंग ले लेते हैं, तब आप इसमें जाते हैं सॉफ्टिकुलस एप्स इंस्टॉलर में, और यहाँ पे आपके पास काफी ज्यादा CMS और जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो आ रही हैं। जैसे कि एक वर्डप्रेस, इस पे भी वेबसाइट बनाते हैं, आपको पता है कि वर्डप्रेस ही हम बनाते हैं। जुमला भी एक होता है, एक ये होता है वेंटिक आर्ट, ये PHP BB SMF आ गई है, काफी ज्यादा आ रहे होंगे इधर। आप अगर आप कोई कस्टम इंस्टॉल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब फिलहाल तो आप क्योंकि वर्डप्रेस ही सीख रहे हैं, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे, तो इधर इंस्टॉल पे क्लिक करके और बाकी सारी अपनी डोमेन में सेट करके, तो ये देखें इधर वो पूछ रहा है कि आपने किस डोमेन पे इंस्टॉल करना है, तो मेरे पास एक ही डोमेन है, इससे पहले से मैंने पूरी वेबसाइट बनाई हुई है, मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो ये वेबसाइट डिलीट हो जाएगी पहले वाली। अच्छा। तो इधर मैंने अपनी डोमेन सिलेक्ट की, ये मैंने उसका प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया कि मैं इसको HTTP देना चाहता हूँ, HTTP www देना चाहता हूँ, या HTTPS देना चाहता हूँ। आपको पता है HTTPS जिसके साथ लगता है, उसका मतलब है इसके साथ प्रोटोकॉल भी होगा, ये वाला, ये जो आइकन आ रहा है, इसके साथ ही S नहीं होगा, HTTP होगा, उसके साथ SSL का ऑप्शन नहीं आएगा, वो नॉन सिक्योर वेबसाइट होगी, नॉट सिक्योर इसके ऊपर लिखा होता है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस का वर्जन है अच्छा। जो कि लेटेस्ट है, सिलेक्टेड है पहले से ही। नहीं नहीं, आपको देर नहीं हुई, प्रीमियम थीम है उसी के साथ का प्लगइन है सर। आप ऑल इन वन WP माइग्रेशन एक प्लगइन है, वो इंस्टॉल कर लें, वो अच्छा प्लगइन है, उससे आप अपना बैकअप कर लें। अच्छा, तो इधर से मैं आपको बता रहा था कि आप अपने डोमेन पे इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे आप अपना
यूजर नेम जो भी आपने रखना है वर्डप्रेस का, अपनी साइट का नाम जो रखना है, ये तो आप बाद में भी कर सकती हैं ना, इसलिए ये जरूरी नहीं है, आपको पता है ना। अपनी साइट का नाम चेंज करना आता है ना सबको, साइट डिस्क्रिप्शन कैसे चेंज करनी है। जी सर। तो आगे वही है कि अपना ईमेल वगैरह, पासवर्ड और जो भी चीजें आप रखना चाहती हैं, तो ये सब करके, और फिर आप क्या करते हैं, ये इस पे क्लिक कर लेते हैं क्विक इंस्टॉल पे। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, और फिर जैसे ही आपने यूज करना है वैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। तो इस तरह ये चीजें काम करती हैं। और जो होस्टिंगर है, होस्टिंगर का सी पैनल और तरह का होता है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। कौन सा लॉगिन करूँ? चलिए ये मैं आपको करके दिखाता हूँ इसमें, क्योंकि काफी ज्यादा वेबसाइट आपको शो हो जाएगी फिर। दूसरे में तो एक ही वेबसाइट है। बैकअप आपका बन जाता है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा। तो इसका एक इशू ये आ रहा होगा कि आपका जो बैकअप है वो, जो उनकी फ्री वाली लिमिट है ना, उससे ज्यादा का बन रहा होगा। तो आपको ऑल इन वन डब्ल्यू माइग्रेशन जो प्लगइन है उसका प्रो वर्जन चाहिए होगा उसको डाउनलोड करने के लिए। तो प्रो वर्जन अगर आप परचेज कर लें तो ठीक है, लेकिन अगर परचेज नहीं करना चाहते तो वो मैंने वेबसाइट जो बताई थी, वहां से जाके आप उसका प्रो वर्जन डाउनलोड कर लें और वो इंस्टॉल कर लें। अच्छा ये देखें, होस्टिंगर का स्किपनर और है, ठीक है, लेकिन होते सारे सिंपल ही हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता इनको यूज करना। सर वो कैसे करें? क्या कैसे करें, मुझे समझ नहीं आई। तो वो मैंने आपको बताया था ना कि आप गूगल पे जाएं, वहां पे जो भी आपको कोई प्रो प्लगइन या कोई या कोई प्रो थीम चाहिए, प्रीमियम थीम या प्रीमियम प्लगइन, उसका नाम लिखें, आगे लिख दें बेबीएटो, BABIATO। तो आप उनकी वेबसाइट से जाके उसको डाउनलोड कर लें। अच्छा, तो इधर देखें, ये होम आ रहा है, ऊपर वेबसाइट्स आ रही हैं, होस्टिंग आ रही है, ईमेल्स आ रहे हैं, डोमेन्स आ रही हैं। तो आपको सब सारी चीज़ें आपके सामने सिंपल सी हैं कि डोमेन्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ जितनी भी मेरी डोमेन्स होंगी वो मुझे शो होंगी। तो इधर एक ही डोमेन शो हो रही है। और वेबसाइट तो काफ़ी सारी होंगी इसमें। ये देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने इस होस्टिंग में रखी हुई हैं, और भी हैं। ये देखें, तो आपके सामने इस वेबसाइट, इस होस्टिंग में मैंने काफ़ी ज़्यादा जो वेबसाइट्स हैं उनको होस्ट किया हुआ है। और जो इनका, इनकी होस्टिंग होती है वो, मैं होस्टिंग में जाता हूँ, और किस वेबसाइट की होस्टिंग में जाना है आपने, तो मैं किसी वेबसाइट की होस्टिंग में जाता हूँ। जैसे कि यही, ये वेबी गुरु है ना हमारी, ये देखिए वेबी गुरु को भी मैंने इसकी होस्टिंग पे मैंने होस्ट किया हुआ है, webiguru.com। तो मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ, और देखिए यहाँ पे मैं अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज कर सकता हूँ। ये इसके डेटाबेस में जा सकता हूँ, इधर से फाइल मैनेजर इसका देख सकता हूँ। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में मैंने जाना है, इधर से डायरेक्ट में जा सकता हूँ। इधर से भी मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में डायरेक्ट जा सकता हूँ। आगे जो इसके जो बैकअप्स हैं, बैकअप्स आप वैसे होस्टिंग से भी कर सकते हैं। होस्टिंग में अगर प्रोवाइड करती है तो, सभी होस्टिंग बैकअप प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन कुछ होस्टिंग है जो कि बैकअप भी प्रोवाइड करती हैं, जैसी होस्टिंगर है, नेमचीप है, ये बैकअप की फैसिलिटी देती हैं। और बाकी ये उसमें कुछ और चीजें हैं कि जो भी आपने इधर करना है, ये इसमें कुछ और फीचर्स आ रही हैं वर्डप्रेस के, अकाउंट्स, ये वो, ईमेल शीमेल जो भी आपने ऐड करना है। तो देखिए अगर मैं अपने ही इस डोमेन का बिजनेस ईमेल बनाना चाहूँ, तो मैं ईमेल में जाऊंगा, ईमेल अकाउंट्स में, और पहले तो मैंने अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है इधर से। webguru.com जो है, किधर गई?
webguru.com गुम हो गई, ये है webguru.com। इस पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं अपने, ये देखिए मैंने एक बनाया हुआ सिर्फ, contact@webguru.com। ब्लू होस्ट के सी पैनल से बैकअप लेना बता दें, मैं वो ट्राई कर लेता हूँ। ब्लू होस्ट का मुझे आइडिया नहीं है कि वो बैकअप प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते। लेकिन शायद करते होंगे। ब्लू होस्ट काफ़ी अच्छी होस्टिंग है। देखें, ये मैंने एक बनाया हुआ, अगर मैं कोई न्यू बनाना चाहूँ तो मैं इधर से बना सकता हूँ कोई भी नाम रख के। ब्लू होस्ट का मैं देखता हूँ उसमें ऑप्शंस आता है कि नहीं आता। तो ये है ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट में बैकअप का ऑप्शन। ये है बैकअप्स। वेबसाइट बैकअप नहीं, ये फ्री देंगे या नहीं ये भी नहीं पता। ये तो प्लान्स का कह रही हैं। नहीं, ये बैकअप्स के लिए, बैकअप्स के लिए वही कर लें। ब्लू होस्ट के पास अगर आपका कोई जो भी आपकी क्या नाम है, होस्टिंग का जो भी प्लान है उसके हिसाब से होगा। इस क्लाइंट ने जो अपने होस्टिंग का पैकेज लिया हुआ है, इसमें बैकअप का ऑप्शन नहीं है। आप अपनी में देखेंगे उसमें बैकअप का ऑप्शन है कि नहीं। होस्टिंगर एंड नेम जी फ्री बैकअप प्रोवाइड करते हैं जी, बिल्कुल। होस्टिंगर में बैकअप का ऑप्शन आता है, ऑटोमेटिक बैकअप होता है इनका। खुद ही ये वीकली, पता नहीं मंथली या दिन का कोई लिमिट है, मुझे अभी याद नहीं है। इन्होंने अपनी लिमिट चेंज की थी इसलिए ठीक से पता नहीं है। लेकिन ये ऑटोमेटिकली बैकअप लेते रहते हैं हमारी वेबसाइट का। तो जब भी हमें जरूरत पड़ती है, हम एक वीक पुराना या एक मंथ पुराना बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। या फिर हम उसी वक्त भी अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, जब भी बनाना चाहें। ऑटोमेटिक भी बनता है, अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने देख लिया कि जो होस्टिंग होती है सबकी अलग अलग होती है, और उसी पर जो भी मिलता है हमें। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इसको भी बंद कर रहा हूँ। ये होस्टिंग वगैरह का क्लियर हुआ आपको कि नहीं? रोस्टिंग मैंने नहीं किया है सर। समझ नहीं आई आपकी बात, आपकी आवाज कट गई थी। सर होस्टिंग का पूछ रहे थे सर, होस्टिंग मैंने नहीं की है लेकिन वर्डप्रेस पे काम किया है। हाँ, होस्टिंग तो आपकी प्रैक्टिस बाद में ही होगी जब आप अपनी होस्टिंग ले लेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि किसी ये सारी इन आपकी है? नहीं, सारी मेरी नहीं, क्लाइंट्स की हैं। ये आपको काफी सारे अकाउंट्स मैंने ओपन करके दिखा दिया। अच्छा। अपने अकाउंट्स मैंने अकेले ने क्या करने हैं। मेरे तो तकरीबन कोई 4-5 वेबसाइट्स होंगी टोटल। तो उनके लिए मुझे एक ही होस्टिंग काफी होती है। मैं आपको किसी लेक्चर में ना एक पूरा आपको बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कि डोमेन किसी और जगह पे हो, होस्टिंग किसी और कंपनी की हो, डोमेन किसी और कंपनी की हो, दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करती हैं। फिर हम उन पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करती हैं, और फिर वर्डप्रेस को आगे यूज कैसे करती हैं, फिर उनका बैकअप कैसे लेती हैं, और बिजनेस ईमेल कैसे बनाती हैं।
मैं चाहता हूँ किसी अपने लेक्चर में आपको ये पूरा करके दिखाऊं। तो मेरे पास, मुझे अभी कोई माइंड में आ नहीं रही कौन सी डोमेन है जो कभी फ्री पड़ी है मेरे पास, जिसको मैं ये आपको करके दिखाऊं ऐसा। तो इसी को देख लेता हूँ, अगर ये फ्री है webguru.com तो, या किसी और पर पड़ी हो तो देख लेता हूँ इसी को। फास्ट डोमेन ये कौन सी है? अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। नहीं, ये इसको मैं चेंज नहीं कर सकता webguru.com को। एक दो डोमेन मेरे पास शायद फ्री पड़ी हूँ। हम्म, मैं जो अगला लेक्चर होगा ना हमारा, उसमें आपको सारा दिखाऊंगा कि डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, फिर उस पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, उस पे कस्टम जो हमारा बिजनेस ईमेल होता है वो कैसे होता है, उसका बैकअप कैसे लेते हैं। मैं कोई ना कोई डोमेन का जुगाड़ कर ही लूंगा, या फिर मेरे पास कोई ना कोई फ्री पड़ी ही होगी शायद। हम्म, चलिए फिलहाल तो मेरे पास कोई फ्री डोमेन है नहीं। मतलब जो मेरे पास फ्री, फ्री का मतलब वो नहीं कह रहा कि फ्री मिली हुई, फ्री का मतलब कह रहा हूँ कि जो फ्री पड़ी हो। लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, तब तक मैं कोई ना कोई डोमेन कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा, और फिर उसका मैं बताऊंगा कि तो काफी लोगों को इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब दो डोमेन अलग कंपनी की होती है और जो होस्टिंग अलग कंपनी की होती है, तो उनको कनेक्ट नहीं करना कर पा रहे होते। इतनी मुश्किल नहीं है, इजी है। सिर्फ हमने उसके होस्टिंग का कुछ लिंक कॉपी करके डोमेन में पेस्ट कर देना है, बस इतना सा काम होता है। लेकिन लोगों को पता नहीं होता करना कैसे, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। जिनको पता है उनको 1 मिनट लगता है करने में। तो अभी आपको मैं कुछ बता देता हूँ कि जो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, अभी आपने प्लगइन के साथ खेलना है अपनी माइंड से। अपने माइंड से सोचना है कि भी मेरी वेबसाइट में ये वाली फंक्शनैलिटी कैसे लगेगी, अगर मैं इसके ऊपर ये करना चाहूँ तो ये कैसे होगा, अगर मैं इसके ऊपर वो करना चाहूँ तो कैसे होगा। तो ये आपने सोचना है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि भी मेरी वेबसाइट पे लोग आके अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकें, तो कैसे होगा? ठीक है, अपना नेम ईमेल और सारी चीजें अपनी एंटर करके अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकें, तो ये काम कैसे होगा? नहीं ना हो सकता, अभी तक तो हमने ये किया ही नहीं है। लेकिन प्लगइन्स को जब आप खेलोगे प्लगइन के साथ, तब आपको इन चीजों का पता चल जाएगा कि ये काम कैसे होना है, वो काम कैसे होना है। सर वो तो फॉर्म क्रिएट कर देंगे ना। फॉर्म कहाँ से लेके आएंगे? सर ये वो सर वर्डप्रेस में जो फॉर्म बनाते हैं, ठीक है सर, वहां से सर आ जाएंगे सर, वहां पर सबमिट कर देंगे। चले, फॉर्म तो हम सबमिट कर देंगे, लेकिन वो फॉर्म तो था हमारे ईमेल के लिए, तो उससे यूजर रजिस्टर कैसे होगा? फॉर्म को काम भी तो करना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ये जाता हूँ इधर, किसी कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये सर मुझे नहीं पता, सर आप बताओ। जैसे कि मैं इधर facebook.com पे जाता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर अकाउंट बनाना चाहता हूँ। तो ये देखें, ये फॉर्म है, फर्स्ट नेम, सर नेम, और आगे ये नंबर, ईमेल वगैरह वगैरह, ये भी सारी चीजें आ रही हैं। तो ये एक फॉर्म ही है ना। लेकिन इसको जब हम साइन अप पे क्लिक करते हैं, सारी डिटेल इंटर करके, तो हमारा अकाउंट रजिस्टर होता है facebook.com पे। ऐसे ही होता है, इसी तरह आप मोबाइल पे अपनी फेसबुक अकाउंट बनाने लगते हैं। आप अपना सारा डिटेल्स इंटर करते हैं फॉर्म में, तो आपका अकाउंट बन जाता है। ऐसे ही है ना।
ऐसे तो नहीं होता ना कि जब आप साइन अप पे क्लिक करते हैं फेसबुक को ईमेल चला जाता है, फिर वो आपका अकाउंट बाद में बनाते हैं। आपका अकाउंट उसी वक्त बनता है जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हैं। जी सर। देखा रहा रजिस्टर प्लगइन का के, सर कैसे होगा? वही बता रहा हूँ ना आपके लिए, इसके लिए रजिस्टर का कोई प्लगइन करना है तो आपने पहले तो गूगल पे सर्च करना है कि भाई ये जो यूजर रजिस्ट्रेशन है इसके लिए बेस्ट प्लगइन कौन सा है वर्डप्रेस का, फ्री हो तो आपने उसको सर्च करके, अगर आपको नहीं पता तो फिर आपने वर्डप्रेस में जाकर उसको इंस्टॉल कर लेना, उसको यूज कर लेना। इस तरह प्लगइन के साथ आपने खेलना है। अपने अपने माइंड में सोचना है पहले कि भाई ये वाली जो फंक्शनैलिटी है ये कैसे लगेगी। अपने माइंड से सोच के, अभी तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ ना, आपके माइंड में कुछ फंक्शनैलिटीज आएंगी, भाई उस वेबसाइट में ये काम हो रहा है तो मेरी वेबसाइट में ये कैसे होगा। ओके सर। सर प्लगइन के जरिए कॉमेंट की सेटिंग किस तरह करेंगे? कॉमेंट की सेटिंग? कॉमेंट की कौन सी सेटिंग? कॉमेंट तो सर वही होती है ना। कॉमर्स की बोल रही है, मेरे ख्याल से। नहीं, कॉमेंट लिखा हुआ है मीन्स फॉर्म्स का और रजिस्ट्रेशन का अलग अलग प्लग इंस्टॉल करना होगा। जी बिल्कुल, जो फॉर्म्स का हमने पहले प्लगइन किया था वो कॉन्टेक्ट फॉर्म थे, वो कॉन्टेक्ट करने के लिए थे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन का कोई प्लगइन करना पड़ेगा जो कि यूजर की रजिस्ट्रेशन भी करवा सके। और एक तरह का फॉर्म तो काफी तरह के होते हैं, फॉर्म तो हजारों तरह के होते हैं, लेकिन काफी सारे काम एलिमेंटर कर देता है। जैसे कि एक तरह का फॉर्म होता है न्यूज लेटर सब्सक्रिप्शन का। आपने कभी देखा होगा कि भी लोग कहते हैं कि हमारा जो न्यूज लेटर है वो सब्सक्राइब कर लो। अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना होता है और सब्सक्राइब का वो फॉर्म होता है बिल्कुल छोटा सा, सिर्फ ईमेल एंटर करना होता है या फिर अपना नाम और ईमेल ईमेल एंटर करना होता है। जैसे कि द्राज.pk पे भी होगा, इधर कहीं पे कोई फॉर्म वगैरह पहले तो होता था, अभी पता नहीं। ब्लॉग्स पे तो लाजमी होता है, जो मैं किसी का ब्लॉग ओपन करता हूँ जैसे कि तो मैंने ये सर हिशाम सरोवर का एक ब्लॉग है beinguru.com, ये मैं ओपन करने लगा हूँ और इसमें देखते हैं वो वाला वो फॉर्म जो मैं आपको बता रहा हूँ न्यूज लेटर सब्सक्रिप्शन का, वो ब्लॉग्स में तो लाजमी होता है, तो मैं तो देखता हूँ है कि नहीं है। नजर नहीं आ रहा। ये बोल तो रहते कि भी हमने बनाया हुआ है, लेकिन कॉन्टेक्ट के पेज में इन्होंने कोई कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म डाला हुआ है, ये देखें कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म डाला हुआ है। आपको जो डालना आता है ना, ये कैसे हमने बनाना है। बाकी तो जी सर सर। थीम का कमाल है। तो आगे ये इसका होम पेज है, होम पेज पे इन्होंने ये पोस्ट डाली हुई है। पोस्ट भी आपको बनानी आती है, कैसे बनानी है। उसके ऊपर फीचर्ड इमेज है और ये उसके ऊपर ये उसका टाइटल है। इसके ऊपर व्यूज हैं जो कि थीम अपनी वजह से दिखा रही है कि व्यूज कैसे शो करवानी है। लेकिन ये जो व्यूज शो होते हैं ना, ये प्लगइन भी है इसका, पोस्ट व्यूज के नाम से एक प्लगइन है जो जो कि हम अगर हम इंस्टॉल कर लें तो हमारी पोस्ट पे जितने भी व्यूज आएंगे वो शो होंगे, जैसे इधर शो हो रहे हैं। तो इसी तरह ये भी एक तरह की आपको एग्जांपल मिल गई कि भाई जैसे अभी आपने इधर आके देखा देखा इधर शो हो रहे हैं, भाई पोस्ट के साथ व्यूज आ रहे हैं। अब आपके माइंड में आया, अपने खुद ही सोचना है ना। जैसे कुछ भी वेबसाइट देखोगे आइडियाज आपके माइंड में आएंगे कि ये इसने कैसे किया, ये कैसे किया, इसके लिए प्लगइन होगा कोई। ठीक है, हर काम के लिए कोई ना कोई प्लगइन अवेलेबल है। इसके व्यूज शो हो रहे हैं, इसमें कैटेगरीज हैं फीचर्ड और फ्रीलांसिंग, इसकी कैटेगरीज हैं। इसका नाम है, इसको मैं ओपन करता हूँ और ये उसका ऑथर की इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये इसको सर श्याम सरोवर ने खुद लिखा है। और मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, बाकी सर उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह ये वो सब चीजें।
ये देखिए नीचे इन्होंने जो ये प्लगइन लगाया हुआ है ना, ये डिस्कस प्लगइन है। ये प्लगइन कमेंट्स का प्लगइन है वर्डप्रेस का, डिस्कस इसका नाम है। ये देखिए नाम इधर लिखा भी है डिस्कस। इस प्लगइन की हेल्प से ना लोग आके अपने फेसबुक अकाउंट की हेल्प से या फिर इधर अपना अकाउंट बना सकते हैं, उससे कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए नीचे लोगों ने कमेंट किए हुए हैं। ये कमेंट्स के लिए प्लगइन है। सर कमेंट्स के लिए अकाउंट बनाना पड़ता है? फॉर्म बनाना नहीं नहीं, ये मैंने कहा के कमेंट्स। लिए? कमेंट्स समझ नहीं आई आपकी बात की। सर जो कमेंट होते हैं ना, कमेंट करते हैं, उसके लिए फॉर्म बनाना पड़ेगा यहाँ पर? नहीं नहीं, ये देखिए इधर आके ना, अगर मैं कोई अपना इधर कोई कमेंट करना चाहूँ, तो जो अगर मैं ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं करता, अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, तो कोई भी मेरा यूजर यूजर जो भी मेरी वेबसाइट पे आएगा, वो डायरेक्ट अपनी कमेंट एंटर करेगा, वो कमेंट मेरी पोस्ट पे आ जाएगी। लेकिन अगर मैं ये नहीं चाहता, मैं कमेंट को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहता हूँ कि भाई पहले लोग आगे अपना अकाउंट बनाएं इधर, डिस्कस का अकाउंट, तो फिर वो कमेंट कर सकें, फिर मैं कमेंट कर सकूंगा, वैसे नहीं कर सकूंगा। ठीक है। अभी तो वैसे नॉर्मल है ना, अच्छा, देखिए समझ आया। ये अभी तो अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। देखिए हेलो वर्ल्ड है ना, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे अकाउंट किसी को नहीं बनाना पड़ेगा। इस पे कोई भी आया, कमेंट एंटर की, इस पे क्लिक किया, कमेंट आ गई, बस। वो अपनी मर्जी है कि आपने ये प्लगइन यूज करना है कि नहीं करना। मुझे वो मिल नहीं रहा यार। आपको पता होगा कि वो किस तरह का होता है। उसमें एक एक तरफ होता है ईमेल का फील्ड, होता है सामने सब्सक्राइब का बटन होता है, सब्सक्राइब टू अवर न्यूज लेटर, इस तरह का कुछ सीन होता है। हाँ, बल्कि मैंने खुद इतनी वेबसाइट्स बनाई हैं उनकी, उनमें किसी ना किसी पे आ रहा होगा, एंटरप्राइजेज डॉट यूके पे आ रहा होगा। सर ये जो कमेंट का आपने अभी बताया कि जो पहले हमने पोस्ट में सीखा था कमेंट का, तो वो भी तो कहीं डेटाबेस ही में जाके सेव होता होगा ना। उसके लिए भी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का प्लगइन जो होगा ये एलिमेंटर में होगा, या उसका क्या सिस्टम है? ए, ये जो कमेंट्स हैं इसकी बात कर रहे हैं कि इस पे जो जी लोग जी आगे कमेंट करते हैं, जी। ये तो वर्डप्रेस ने हमें खुद ही दिया हुआ है ना, इसका किसी और चीज के साथ लेना देना है ही नहीं। ये तो इसके लिए हमें कोई प्लगइन भी नहीं करना पड़ा। ये तो वर्डप्रेस ने हमें खुद ही दे दिया कि लोग आके इधर कमेंट करेंगे, पोस्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे, और वो कमेंट हमारी पोस्ट के नीचे आ जाएगी। उसके लिए उनको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इसी पोस्ट को ना मैं किसी ऐसी विंडो में ओपन करता हूँ जो कि बिल्कुल न्यू है, जिसपे मैंने बिल्कुल एक्चुअली मैं थोड़ी सी ये कंफ्यूजन क्लियर करना चाह रही हूँ कि वर्डप्रेस ने खुद से दे दिया है, बाय डिफॉल्ट उन्होंने दे दिया है, जी लेकिन जी फिनोमेना उसके पीछे वही है, रजिस्ट्रेशन वाला। नहीं, उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हाँ। ये जो कमेंट है ना, कमेंट खुद ही हमारी वेबसाइट पे ऊपर लग जाती है। इसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो कमेंट है ना, कमेंट तो हमारे बैकएंड में आके सेव हो जाती है। जो भी हमारे आके कमेंट करता है ना हमारी किसी पोस्ट के नीचे, तो वो कमेंट खुद ही सेव हो जाती है, लेकिन उसका अकाउंट सेव नहीं होता हमारे पास। यानी जैसे अब ये जो नेम और ईमेल है ये सेव नहीं होगा, जो नीचे फील्ड्स दी हुई है जी बिल्कुल। नेसेसरी। जी बिल्कुल। अच्छा। तो इधर आके जैसे मैं कमेंट कर देता हूँ कि नाइस पोस्ट, तो इधर इधर आके नेम लिख देता हूँ, कि इधर आके ईमेल लिख देता हूँ। फिर तो ये करके मैं जब पोस्ट काउंट पे क्लिक करूंगा, तो ये जो नाइस पोस्ट वाला कमेंट था, ये देखें पोस्ट लग चुकी है। और इधर आ रहा है कि योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, दिस इज द प्रीव्यू। ठीक है अभी ठीक। ये कमेंट मुझे इधर शो होने लगेगी, इधर कमेंट्स में, ये देखें। तो क्योंकि ये मैंने एक न्यू इससे ओपन किया, तो इसने इसको सस्पिशियस में डाल दिया कि ये स्पैम कमेंट हो सकती है। स्पैम है नहीं, लेकिन चलो इसने डाल दिया तो खैर है। इधर शो होने लगी, इधर से मैं इसको अप्रूव कर सकता हूँ अगर मैं अप्रूव करना चाहूँ। तो अभी अप्रूव हो चुकी है। अब ये सबको शो होगी कि भाई दो कमेंट्स हमारी पोस्ट पोस्ट के ऊपर।
तो ये जो अकाउंट था ये सेव नहीं हुआ हमारे पास। ये देखें यूजर्स में अभी भी AWS नाम से कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। तो ये देखें ये इस तरह का फॉर्म आपके पास आ रहा होगा, जिसमें किसी के ऊपर ये सब्सक्राइब का बटन इधर होता है साथ में ही, और ये ईमेल का फील्ड होता है इधर। हम अपनी ईमेल ईमेल एंटर करते हैं, सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं, और हम उसके न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब हो जाते हैं। इस तरह के फॉर्म ये एलिमेंटर खुद भी बना देता है इस तरह का फॉर्म ना, जैसे कि आपको मैं दिखा भी देता हूँ। लेकिन आपकी ने जो प्रैक्टिस करनी है वो एलिमेंटर से हट के करनी है। ये देखें, ये मैंने बल्कि बनाया था, पता नहीं किस काम के लिए बनाया था, मुझको नहीं पता। लेकिन इसमें जो ये हमारा फॉर्म का एक विजेट है, इसको मैं ट्रैक करता हूँ। ये देखें फॉर्म का विजेट आ गया कि नेम, ईमेल, मैसेज। इधर मैं चीजों को ऐड भी कर सकता हूँ, अगर मैं कोई ऐड करना चाहूँ। तो इधर देखिए मैं, जब हम कोई फॉर्म बनाते हैं ना, फॉर्म के साथ एक चीज आपको मैंने इतनी डिटेल के साथ नहीं बताई, लेकिन हर जो फील्ड होती है ना वो किसी टाइप की होती है, उसकी कोई कोई ना कोई टाइप होती है उस फील्ड की। फील्ड कहते कैसे हैं, ये इसमें इंटर करने के कुछ डेटा डेटा एंटर करने के कुछ, ये जो डब्बे से बने आ रहे हैं ना, इसको फील्ड कहते हैं, कि ये एक फील्ड है, इनपुट फील्ड है। ये नेम एंटर करने के लिए है। इसके ऊपर मैं कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकता हूँ, मतलब इसके ऊपर मैं ABC भी एंटर कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं नंबर्स भी एंटर कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं स्पेस भी एंटर कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं डॉट भी एंटर कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इस तरह के, वो भी एंटर कर सकता हूँ। मुझे कोई लिमिटेशंस नहीं है। और ये जो नीचे ईमेल है ना, ईमेल, ये ईमेल की में फील्ड है। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है टाइप टेक्स्ट, मतलब इसके ऊपर टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ, जो मर्जी मैं टाइप करना चाहूँ। और भी काफी तरह की फील्ड्स आ रही हैं, तो हर फील्ड का अपना अपना काम है। नीचे जो ईमेल की फील्ड है, इसकी इसके ऊपर सिलेक्ट है ईमेल, मतलब कि इसके ऊपर सिर्फ मैं ईमेल ही टाइप कर सकता हूँ। ईमेल किस तरह का होता है कि उसके ऊपर पहले कुछ लिखा होता है, फिर एट द रेट लाजमी होता है ईमेल में, आपको पता है ना, ईमेल में एट द रेट लाजमी होता है। फिर कुछ और लिखा होता है, जी फिर सर। डॉट होता है, और फिर आगे कॉम या कुछ और भी, कुछ भी जो जो भी लगाना चाहो। तो नेट इस तरह का, इस तरह का होता है। अगर मैं इस तरह का फॉर्मेट इसको नहीं देता ना, तो ये बोलेगा कभी आपका ईमेल गलत है। क्यों? क्योंकि इसको टाइप मिली हुई है ईमेल की। जैसे अगर मैं इसको ये दूं ना, ये देखें अभी ये ईमेल नहीं है, अब ये ईमेल की तरह का लग ही नहीं रहा। तो मैं जब सेंड पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। देखें करें, एट द रेट मिसिंग है इसमें। तो अगर मैं इधर सिर्फ अपना नाम लिख दूं और क्लिक करूं, तो ये देखें फिर से इसने एरर दे दिया कि भी ये अपना एंटर करो। ये एक एट द रेट भी मैंने डाल दिया। अभी देखें, अगर एट द रेट साथ में उसने डॉट भी बताया कि डॉट भी एंटर करो, एट द रेट भी चाहिए, तो पूरा ईमेल जब तक एक ईमेल की एक फॉर्मेट नहीं बनेगा ना, तब तक ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें तो इसने सारा कुछ एक्सेप्ट कर लिया इसमें। ये जो था, इसमें उसने सब कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये जो फील्ड थी दूसरी हमारी, ये ईमेल की फील्ड थी। अगर मैं इसको ईमेल से हटा के टेक्स्ट कर दूं, इसके ऊपर मैं कुछ भी इंटर कर दूंगा, ठीक है, तो सेंड में क्लिक करूं तो ये सेंड हो जाएगा। इसने अब एरर नहीं दिया, ये नीचे एरर है, ये फॉर्म का एरर है, ये किसी और वजह से आ रहा है, ये बाद में बताता हूँ। लेकिन इस फील्ड में इसने एरर नहीं दी जैसे पहले एरर दे रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी टाइप चेंज कर दी है, टेक्स्ट की जगह, ईमेल की जगह टेक्स्ट कर दी है। तो ये चीजें होती हैं टाइप, टाइप जरूरी होती है हर चीज की। इसके नेम के साथ तो कुछ भी एंटर कर दिया टेक्स्ट के साथ। और तो फिर से एक रिकेप और, का भी ऑप्शन आ रहा है इसमें ईमेल के नीचे। इसका रिकेप्चा जो था नहीं आता आजकल जो भी फॉर्म फिल करते हैं ना, तो हम्म, रिकेप्चा सर यहाँ पर ऑप्शन आ ए, रहा है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, कहाँ कहाँ पे आ रहा है? इधर ऑप्शन, इधर तो नहीं है।
सर ईमेल ईमेल पे ईमेल पे जहाँ ये पर सर ईमेल है ना, यहाँ पर। ये जी सर, यहाँ पर नीचे रिकेप्चा। जी सर। इधर सर ये मुझे तो नहीं डायरेक्ट शो हो रहा आएगा सर, यहाँ नहीं नहीं शो रहा है, वहां पर है सर। मतलब कहाँ सर पे आपको रिकेप्चा सर लगा सकते हैं हम सर, हम यही बोल रहे हैं। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना आपको कहाँ पे रिकैप्चा शो हो रहा है मुझे तो नहीं शो हो रहा। सर शो नहीं हो रहा, मतलब ये है कि हम लगा सकते हैं सर, इसका यूजेज किस तरह से होगा सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए रिकैप्चा पहले काम क्या था मैं आपको बता देता हूँ। 6 मिनट लेफ्ट टू एंड दिस मीटिंग। 6 मिनट रहेगा 6 मिनट से पहले पहले आपको अपनी बात क्लियर करता हूँ। देखिए अगर हम ऐसे ही फॉर्म बना देंगे और कोई भी यूजर आके उस पे ऊपर सबमिट कर सकता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इसके ऊपर स्पैमिंग करते हैं। स्पैमिंग का क्या मतलब है कि हमें इतने मेल सेंड करते हैं इतने मेल सेंड करते हैं दिन में 50-50 मेल्स मेरे पास आती हैं कभी कभी जब मैं उसके ऊपर रिकैप्चा नहीं लगाता। तो रिकैप्चा का गूगल ने बनाया हुआ है इसका काम ये है कि ये स्पैमिंग को रोकता है। जब कोई यूजर बार बार आके उसके ऊपर अपना कोई फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करता है तो गूगल उसको कहता है कि पहले आके अपना ये पूरा अपना ये वेरीफाई यू आर ह्यूमन वो वाला जो उसका ऊपर है कि ठीक है अब चाहता है कि वो जब उसको फिल करता है फिर वो सेंड सेंड करता है। तो इस तरह फिर बार बार सेंड करने से वो खुद बंदा तंग हो जाता है कि मैं बार बार कैसे सेंड करूँ। गूगल बार बार पूछता है कि वेरीफाई यू आर ह्यूमन तो इस तरह। तो उसके लिए हम रिकैप्चा लगाते हैं। रिकैप्चा एलिमेंटर फॉर्म्स के साथ भी लग जाता है। ओके सर, समझ आ गया। तो अभी देखें इसके साथ नेक्स्ट फील्ड मैंने ऐड की। इसको मैंने दे रहा हूँ कोई लेकिन काफी सारे फील्ड थे ईमेल फील्ड के साथ। उस फील्ड में सिर्फ ईमेल टाइप होगा। अगर मैं इसको टेक्स्ट एरिया दे दूँ तो इसके साथ बड़ा सारा टेक्स्ट एरिया होगा जहाँ पे वो कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर सकता है। ये देखें बड़ा सारा उसके पास एरिया मिल गया। यूआरएल करूंगा तो इधर सिर्फ यूआरएल टाइप हो सकता है। यूआरएल किस तरह का होता है आपको पता है ना कि ये webguru.com ये वो ये पूरा यूआरएल है तो इस तरह कोई भी यूआरएल इधर कोई एंटर कर सकता है। अगर मैं इसको टेल कर दूंगा तो सिर्फ लोग टेलीफोन इधर एंटर कर सकेंगे सिर्फ टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर एक ही बात है। रेडियो कर दूंगा तो यहाँ पे लोग वो जो ऑप्शन से होते हैं ना सिलेक्ट करने वाले किसी को टिक कर दिया वो वाले ऑप्शन आएंगे जैसे कि मैं इधर कर देता हूँ ए बी सी। तो ये देखें इधर ऑप्शन आने लग गए कि जिस मर्जी को आपने चेक करना है। तो इस तरह के भी अपने फॉर्म्स देखे होंगे। हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं। नहीं तो नहीं ये होता सर, है नहीं देखा रेडियो वाले इस तरह के किस तरह सर का फॉर्म फॉर्म नहीं आपने कोई आते हैं इस तरह सर का ये। फॉर्म ऑनलाइन कोई टेस्ट नहीं दिया हुआ उसमें इस तरह के फॉर्म्स होते हैं जो कि सिलेक्ट करना होता है कभी कौन सा है जैसे मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना। सर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है सर कभी। ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया कभी कोई। अच्छा तो उसके आगे अब रेडियो है सर सिलेक्ट है यहाँ पे कोई सिलेक्ट कर सकते हैं नीचे से यहाँ से ऐसे करके ना ये देखें जिसको मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है और आगे चेक बॉक्स है कि जैसे कि इसको चेक करने के लिए सर ये तो और टेस्ट में होते हैं ना, ऑनलाइन टेस्ट जो देते हैं एमसीक्यूज वाले, उसमें होते हैं ना वही ना ऑप्शन से। हाँ वही 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 अच्छा, मैं कह रहा हूँ याद वो आ भी गया। फॉर्म ही होता है ना। फॉर्म आपको मैंने बताया फॉर्म काफी तरह के होते हैं। कभी कभी आपने कोई गूगल फॉर्म का कोई सर्वे वगैरह सबमिट किया गूगल फॉर्म पे या आपने किसी चीज के लिए अप्लाई करना है तो आपने किसी का कोई गूगल फॉर्म पे सबमिट किया होगा तो गूगल फॉर्म पे भी इस तरह के काफी सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो ये काफी सारे आगे हैं नंबर पे नंबर आएगा डेट पे डेट आएगी टाइम पे टाइम आएगा। तो एक वीडियो इस पे भी बन जाएगी ये फॉर्म्स बनाने पे कि फॉर्म्स अपनी मर्जी के हिसाब से एक चीज जब इसमें कवर हो जाएगी कि ये क्या चीजें हैं ये किस तरह काम करती हैं। कुछ इसमें एडवांस चीजें भी हैं जैसे कि ये रिकैप्चा वगैरह और रिकैप्चा एडवांस नहीं है इतना लेकिन एक हिडन इसमें होगा इधर गया ये हिडन और ये HTML और ये स्टेप ये कुछ एडवांस चीजें हैं इसमें।
तो ये भी उसमें कवर हो जाएंगी। ये पूरा जो हमारा लेक्चर होगा इस पे होगा, फॉर्म्स पे। एलिमेंटर फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नहीं होती, लेकिन एक चीज और आपको बता दूं कि एलिमेंटर में भी लिमिटेशंस नहीं है। अभी मैं आपको लिमिटेशन बता रहा हूँ एक, इसमें ये काम नहीं होता, लेकिन रियल में एलिमेंटर में लिमिटेशंस नहीं होती कोई। इस एलिमेंटर में सब कुछ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एलिमेंटर के साथ एड ऑन्स लग जाते हैं। जब इसमें इसके साथ एड ऑन्स लगाते हैं, वो कैसे लगाएंगे वो भी हम आगे चल चल के आपको दिखाऊंगा। जब इसके साथ एड ऑन्स लगेंगे ना, हमारे सारे काम एलिमेंटर में होंगे। एलिमेंटर के अलावा हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बहुत कम हमें जरूरत पड़ेगी कहीं और जाने की। मैंने एलिमेंटर स्टार्ट ही इसलिए करवाया था ताकि एलिमेंटर में जब हम एड ऑन्स इस्तेमाल करें तब आपको एलिमेंटर की समझ हो। सर एडवर्टाइजमेंट जो चलती है सर वो फ्री में होती है या फिर परचेस करनी पड़ती है वो जो एड्स चलते हैं वेबसाइट पे? वो एडसेंस अप्रूव करवाना पड़ता है, गूगल अच्छा। एडसेंस। एलिमेंटर के अलावा और भी पेज बिल्डर हैं जो इस तरह की फंक्शनैलिटी देते हैं, लेकिन उनके साथ एड ऑन्स यूज नहीं होते, इसलिए मैंने एलिमेंटर यूज करवाया था। एलिमेंटर जैसे और भी हैं जो कि एलिमेंटर की तरह ये सारी फीचर्स देती हैं। डब्ल्यू बेकरी है,